नमस्कार सभी को, आपका फिर से स्वागत है मेरी चैनल के ऊपर। अब जो पहले के दो वीडियोस थे उनके अंदर थोड़ा मोटिवेशन सब चार्ज अप हो चुके होंगे, तो अब बात कर लेते हैं अपन। आज के जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है आयनिक बॉन्डिंग, दूसरा है क्या लैटिस एनर्जी, फिर आइसोमॉर्फिज्म, हाइड्रेशन एनर्जी एंड पोलराइजेशन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है साहब, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग होता क्या है साहब? अब आयनिक बॉन्डिंग की आपके सामने डेफिनेशन लिख रखी है कि ये क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन कैटायन और एनायन के बीच में। अब जो हमारा कैटायन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है साहब। बच्चों ये तो सबको पता ही है ना कि कैटायन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो हमारा एनायन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्या होता है, ये अपोजिटली चार्ज स्पीशीज है तो एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। वैसे ही कैसे, जैसे लड़का एक लड़की को अट्रैक्ट करता है और एक लड़की लड़के को अट्रैक्ट करती है, वैसा ही आयंस के अंदर भी होता है। पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो दोनों क्या बना लेते हैं, इस बीच के इस अट्रैक्शन का जो नाम है वो है आयनिक बॉन्डिंग। साहब क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्डिंग। अब जो जनरली मेटल होता है और वो एस ब्लॉक का होता है, और जो जनरली जो नॉन मेटल है वो नॉन मेटल तो हमने सारे किसके हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। क्योंकि जो डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, जितने भी डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मेटल होते हैं। तो बचा कहां, जो नॉन मेटल बचा कहां बच्चों, सिर्फ पी ब्लॉक में बच गया अपना। तो बात कर लेते हैं, लेकिन जो एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है उसके अंदर हमारा चाहे लिथियम ले लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इसको थोड़ा अलग से बात करेंगे अपन। तो जो लिथियम के फ्लोराइड्स, ऑक्साइड, कार्बाइड और हाइड्राइड, यही आयनिक होते हैं बच्चों। अगर इन चार के अलावा कोई भी आपको कंपाउंड दे दे, किसका, लिथियम का, वो क्या होगा, कोवेलेंट होगा 101%। अब बात कर लेते बेरियम का। जो बेरियम है हमारा, इसका सिर्फ क्या आयनिक कंपाउंड होता है साहब, एक सिर्फ कार्बाइड ही इसका आयनिक है। और जो हमारा मैग्नीशियम उसका फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड, और एल्यूमिनियम का भी सिर्फ क्या है, फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड ही क्या होता है, आयनिक होता है। बच्चों बात समझ में आ रही है, लिथियम का फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड, हाइड्राइड। बेरिलियम का जो कि इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसका एक कार्बाइड ही आयनिक है बच्चों, बात ध्यान रखेंगे अपन। और जो हमारा मैग्नीशियम है उसके तीन है, मैग्नीशियम, फ्लोराइड, ऑक्साइड एंड कार्बाइड। और एल्यूमिनियम का भी सेम रहेगा, फ्लोराइड, ऑक्साइड और कार्बाइड। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अट्रैक्शन हुआ है आजकल, तो क्या होता है ना, लड़का लड़का भी अट्रैक्ट करता है, लड़की लड़की भी अट्रैक्ट होता है। आजकल का थोड़ा सिस्टम बिगड़ गया है, पहले से ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन इट्स ओके, सब अच्छा है, सब चल रहा है। अब बात करेंगे अपन इसकी, जनरली कौन से एलिमेंट्स होते हैं या कौन से कंपाउंड्स हैं जो कि आयनिक होते हैं। जो जनरली जो मेटल के जो सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, और जो नाइट्रेट होते हैं ना, वो क्या होते हैं बच्चों, आयनिक होते हैं नेचर के अंदर। कैसे होंगे साहब, आयनिक होते हैं नेचर के अंदर। अब बात कर लेते हैं फेवरेबल कंडीशन क्या है यार आयनिक बॉन्ड की, मतलब जो अट्रैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, कैटायंस और एनायन के बीच में, तो ये हो कैसे रहा है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या है। जो हमारा सोडियम है वो क्या है, एक आइसोलेटेड एटम है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, उसको क्या किया मैंने, आयनाइजेशन एनर्जी दी। अब जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, ये अपन पीरियोडिक टेबल के अंदर पढ़ेंगे। अभी मैं पहले बॉन्डिंग इसलिए उठाई थी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और बेसिक्स तो इसका पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड है, लेकिन मेरे को ये पढ़ाना था क्योंकि नीट के बच्चे अवेलेबल हैं, अभी मेंस का भी पेपर है, नीट का भी पेपर है, तो इसलिए मैंने ये पेपर उठाया था। तो अब उसको अपन बहुत अच्छे से डील करेंगे। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो क्या करता है, जो गैसियस आइसोलेटेड एटम होता है ना, उसका जो आउटरमोस्ट शेल होता है ना, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो वो क्या हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें हमारे को क्या देनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये एनर्जी क्या होनी चाहिए, एक तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर, जब हम पहला पॉइंट जो डील करेंगे कि जो मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो कम होनी चाहिए साहब। हमारे को एनर्जी कम देनी चाहिए, मतलब जो एलिमेंट होना चाहिए, जो मेटल होना चाहिए, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है हमारे को जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी। ठीक है साहब, वैसा एलिमेंट हमको चूज करना। और जो क्लोरीन है, ठीक है, ये भी क्या है, गैसियस आइसोलेटेड एटम है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी। जब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम के अंदर, तो उससे क्या होता है, एनर्जी निकलती है जनरली। तो ये हमारा जो क्लोरीन होता है ना, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना सर, तो इसकी ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी रिलीज क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, मतलब लो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल, एंड इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। मतलब एक अब लैटिस एनर्जी का फॉर्म डेफिनेशन क्या है साहब,
अब लैटिस एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। इन दोनों को जब ये कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, बॉन्ड बना है, तो वहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो लैटिस एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है सर, तो अब वो उसकी डेफिनेशन क्या हुई? ठीक है बच्चों, अब बात जो लैटिस एनर्जी बच्चों यहाँ पे रिलीज हो रही है ना, वो क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। अगर मॉलिक्यूल को, अगर इस कोई भी आयनिक कंपाउंड है, अगर उसको स्टेबल बनाना है तो मेरी क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये जो दोनों एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो मॉलिक्यूल को क्या करेगी? ये स्टेबल करेगी। अब जब ये स्टेबल हो रहा है ना मॉलिक्यूल भाई साहब अपना, तो वो क्या हो रहा है? जैसे अब हमारी हम बात कर लेते हैं, हम मेहनत करते हैं, मेहनत कर क्यों रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमा लिया, स्टेबल हो गए। अब क्या होगा? जितना ज्यादा पैसा जिसने कमाया वो ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है ना सर, वो मेहनत नहीं करना चाहेगा, वो क्या रहेगा? स्टेबल स्टेट में आ चुका अपने। वैसा ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? अपने आप को एक स्टेबल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं ये। ठीक है सर, अब बात करेंगे हम, जो डील करेंगे वो करेंगे लैटिस एनर्जी के साथ कि लैटिस एनर्जी होती क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, किस किस फैक्टर पे लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी। बच्चों बात कर लेते हैं अपन किसकी? लैटिस एनर्जी की। अब लैटिस एनर्जी होती क्या है साहब? तो जो हमारी लैटिस एनर्जी है ये क्या है? एक मिनिमम, ये क्या है? मिनिमम एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी है टू कन्वर्ट 1 मोल आयनिक सॉलिड इनटू गैसियस आयन। ठीक है साहब, ये क्या हो रहा है? मैंने NaCl ले लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया, उसको मैंने क्या किया? हीट किया, एनर्जी प्रोवाइड करी, तो वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? Na+ और Cl गैसियस आयन के अंदर। तो इसमें हमारे को एनर्जी देनी पड़ रही है। लैटिस एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो और ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि दो कंस्टिट्यूएंट जो आयंस होते हैं, कैटायन और एनायन, जब पास में आके एक आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे और उसमें उसके दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, मिनिमम एनर्जी जो रिलीज हुई है, उसे हम क्या कह सकते हैं? लैटिस एनर्जी कह सकते हैं। मतलब जो तोड़ने के लिए देनी पड़ेगी और जो बनने के दौरान निकल रही है, दोनों को क्या कहेंगे साहब? लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ गई? अब बात करेंगे कि यार लैटिस एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो लैटिस एनर्जी होते हैं ना बच्चों, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बात करते हैं बच्चों की जो लैटिस एनर्जी है उसके फैक्टर्स, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। यार हमारा भी कोई फैक्टर होता है, अपन किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? हमारी फैमिली के ऊपर डिपेंड करते हैं। वैसे ही जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, वो अपनी जो स्टेबिलिटी होती है वो लैटिस एनर्जी के बेसिस पे ही देखी जाती है। जो आयनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी ना, ठीक है, वो हम किसके बेसिस पे देखेंगे बच्चों? आयनिक बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी होगी वो लैटिस एनर्जी के बेसिस पे ही देखी जाएगी। अब स्टेबिलिटी की जब भी बात करेंगे आयनिक कंपाउंड की, वो क्या आएगा? नाम लैटिस एनर्जी आपको दिमाग में आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। जो लैटिस एनर्जी होता है वो डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और साइज के ऊपर। चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, जो चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन है उसके तो भाई साहब ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज ऑफ कैटायन, ये पॉजिटिव जो लिख रखा है Z पॉजिटिव Z नेगेटिव, तो यहाँ पे जो Z पॉजिटिव है वो क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन है, और जो Z नेगेटिव है चार्ज ऑफ एनायन है। ठीक है साहब, अब ये जो लैटिस एनर्जी है वो क्या होती है? डिपेंड करती है किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। जो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है वो इनवर्सली डिपेंड करती है। ठीक है साहब, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है लैटिस एनर्जी का। तो वो जो साइज होगा, R पॉजिटिव मतलब साइज ऑफ कैटायन, R नेगेटिव मतलब साइज ऑफ एनायन। तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है किसके? साइज के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की। अब मान लीजिए क्वेश्चन दिया आपको जिसके अंदर चार्ज और साइज दोनों वेरी कर रही हो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है साहब। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हमारे को क्या है करना है? चार्ज को एज अ डोमिनेंट फैक्टर मान के चलना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उस कैसे डील करेंगे अपन? चार्ज को एज अ डोमिनेंट फैक्टर मान के चलेंगे अपन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? अब बात करते हैं अपन कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है, तो बच्चों बात कर लेते हैं अपन किसकी? एग्जांपल्स की। अब आपके सामने मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लिख रखे हैं, अब आपको ये सॉल्व करने हैं साहब। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साहब, तो उसके बाद क्या करेंगे अपन? सॉल्व करेंगे इसको एक बाय एक। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, 1 2 3। ठीक है साहब, तो अब बात कर लेते हैं अपन N2O की। N2O मैग्नीशियम ऑक्साइड और Al2O3 साहब। अब यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन तो सेम है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या रहेगी? -2 ही रहेगी, मतलब इसका जो चार्ज रहेगा वो -2 रहेगा। Na के ऊपर +1, मैग्नीशियम के ऊपर +2 और Al2 के ऊपर क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा चार्ज। अब यहाँ पे चार्ज जब बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी क्या होगी बच्चों? क्या रिलेशन बताया था मैंने आपको? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ना, है ना? है ना? नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा बच्चों? ठीक है साहब, सामने आ गई बात। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड एग्जांपल की, NaCl और Na2S। ठीक है साहब,
अब यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्या है -2 चार्ज है, यहाँ पे क्या है -1 चार्ज है। अब जब यहाँ पे -1 चार्ज है तो लैटिस एनर्जी आगे समझ में। अब आपको मैं क्या 3-4 क्वेश्चन ऐसे दूंगा, वो थोड़े अलग हैं, उनके आंसर्स अलग होंगे, तो आप मुझे करके बताइएगा, मैं इनको रब करने के बाद वो ही लिखूंगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं KF, KCl, KBr, KI। ये तो आप सिंपल सॉपर्स है यार। चार्ज क्या हो रहा है, सेम है सबका, -1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 +1, मतलब चार्ज के तो लेन देन ही नहीं है इसका। अब बात करेंगे अपन किसकी, रेडियस की। अब रेडियस ऑफ एनायन बढ़ता जा रहा है, तो रेडियस ऑफ एनायन जब बढ़ता जा रहा है तो वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, आ गया साहब। अब बात कर लेते हैं अपन NaF फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड की। जो हमारा सोडियम फ्लोराइड है, अब क्या हो रहा है, हमारा कैटाइन बढ़ता जा रहा है साइज में, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। साइज बढ़ गया तो मतलब क्या हो जाएगा, साइज बढ़ गया तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पोटेशियम, ब्रोमाइड है, लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम और लिथियम की हम बात कर लेते हैं, तो इन दोनों को तो 4 से अपन साइज से कर लेंगे, क्योंकि लिथियम की प्लस की साइज जो होती है वो छोटी होती है पोटेशियम प्लस से। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की, यार यहाँ पे चार्ज भी वेरी कर रहा है और साइज भी वेरी कर रहा है, तो अपन ने डोमिनेंट किसको बताया था, चार्ज को डोमिनेंट बताया ना। दूसरी बात, जो लिथियम प्लस होता है ना, जो लिथियम प्लस है उसकी जो साइज है ना मैग्नीशियम +2 से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको अचंभा हो रहा होगा कि यार ये साला कौन सा सेकंड पीरियड का आदमी, ये है भाई साहब थर्ड पीरियड का आदमी, तो ये सेकंड पीरियड का आदमी थर्ड पीरियड से कब से बड़ा होने लग गया। लेकिन ये 0.76 होता है समथिंग, और ये 0.74 या 72 होता है, 0.72 समथिंग इतना होता है, इतना डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में साइज का, ठीक है साहब। तो बात कर लेते हैं, अब इनकी बात करेंगे तो चार्ज इसमें बढ़ रहा है, साइज इसकी कम है, तो क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आ गया साहब। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल जो आपको करने हैं और मुझे आंसर देना है साहब, आपको देना ही पड़ेगा मुझे आंसर, ठीक है। तो बच्चों बात कर लेते हैं आपके होमवर्क की, HW, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या होंगे, HW होंगे, आपको ये मुझे करके बताना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1 2 3, ठीक है बच्चों, आप मुझे ये करके बताएंगे, ठीक है। अब इसको कल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बच्चों बात कर लेते हैं कि ये लैटिस एनर्जी की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इस पे क्वेश्चन आता है जैम में, नीट के अंदर और IIT JEE के अंदर, ठीक है साहब। तो यहाँ पे आपको कोई भी एक मेटल सॉल्ट दे दिया जाएगा, उसको आपको क्या करना है, उसकी लैटिस एनर्जी निकालनी होगी, उसकी वैल्यूज भी दी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर कैसे निकालेंगे, कैसे कि साहब लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आ गया तो हमें सॉल्व कैसे करना है। तो बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक MX सॉल्ट दे रखा है, मतलब एक इसके ऊपर मोनोवेलेंट कैटायन है और मोनोवेलेंट एनायन है, एक ही चार्ज है, सिंगल चार्ज एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपको क्या करना है, ये जो सॉलिड के अंदर होगा तो उस सॉलिड से अपने को क्या करना है, गैस के अंदर करना है, ठीक है साहब। तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एनर्जी दी जाती है साहब, सब्लिमेशन एनर्जी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, गैस के अंदर। अब बात कर ले, यहाँ पे गैसियस एलिमेंट हमारा बन चुका है। अब गैसियस एलिमेंट बन चुका है, ये जो मेटल है, मेटल के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमने कौन सी एनर्जी दी थी बच्चों, अभी समझाया था पहले, थोड़ी सी देर पहले ही आपको बताया था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हमें देनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो आउटर मोस्ट शेल बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बाहर निकाल सके। तो ये क्या में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में कन्वर्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं अपन एनाइन की, इसको अब एनाइन को कैसे बनाना है अपने को। अब यहाँ पे मान लीजिए X2 है, तो अपने को तो एक ही X से ही मतलब है, ऑलरेडी X से मतलब है, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दी। अब बॉन्ड डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये X2 के अंदर है तो उसे हमें तोड़ने के लिए, जो X2 का जो दो X के बीच में जो बॉन्ड है, जो ये दो X के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमारे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या हो गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये भी हम दे रहे हैं, सब्लिमेशन भी दे रहे हैं, आयनाइजेशन भी हम दे रहे हैं, ठीक है साहब। ये कन्वर्ट हो गया, X गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब ये क्या करेगा, ये एनाइन को बनना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो मतलब क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज होगी यहाँ पे, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, आउट हो रही है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल गई।
अब क्या हुआ, ये एनायन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जब दोनों एक दूसरे के पास में आएंगे तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी रिलीज होते क्या का फॉर्मेशन हो जाएगा अपने m प्लस एक्स का, m प्लस एक्स माइनस का फॉर्मेशन हो गया, जो कि क्या एक सॉलिड है। अब यहाँ पे क्या हो गई, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई है साहब, ये भी एनर्जी रिलीज हुई है। तो मतलब कौन कौन सी एनर्जी, अब जब डेल्टा एच फॉर्मेशन की हम बात कर लेते कि डेल्टा एच फॉर्मेशन हुआ गया, तो उसकी हम जब बात करेंगे, इसे मैं थोड़ा रब कर देता हूं, इसे तो यही रहने देते हैं एम, ठीक है, ये सब यही है। तो अब बात कर लेते हैं अपन डेल्टा एच फॉर्मेशन की। जो डेल्टा एच फॉर्मेशन है बच्चों हमारा, उसके अंदर क्या होगा, सब्लिमेशन ऐड होगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन ऐड हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लस हाफ डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन ऐड हुई है बच्चों, ठीक है। अब जो ऐड हुई है उन्हें हम ऐड करके लिखेंगे और फिर हम उनको माइनस कर देंगे किससे, जो कि एनर्जी रिलीज हुई है। तो अब कौन सी एनर्जी और ऐड हुई है अपने पास, ये थोड़ा बॉन्ड हैबर को मैं हटा देता हूं, बॉन्ड हैबर को हटाया तो यहाँ पे अपनी जो एनर्जी आई वो आ गई, आयनाइजेशन एनर्जी आ गई बच्चों। अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकली थी माइनस EA माइनस लैटिस एनर्जी, ये आपका डेल्टा एच फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है साहब। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे AlF3 के बारे में पूछा जा सकता है, आयनिक कंपाउंड है। बेरिलियम कार्बाइड के बारे में पूछ ले, ये भी पूछा जा सकता है, पूछने में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, ऐसा सॉल्व कर लिया अपन ने। अब बात कर लेते हैं अपन किसकी, आयनिक एक क्वेश्चन की, ठीक है, कि आयनिक। तो बच्चों बात कर लेते हैं कि आयनिक बॉन्ड की जो फेवरेबल कंडीशंस है वो क्या क्या है साहब। अब फेवरेबल कंडीशन की हम बात करें तो जो लो क्या होनी चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी होनी चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए। लो क्या होनी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन, जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जितनी भी एनर्जी हमने दी है वो सारी की सारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है, जो कंपाउंड्स होते हैं ना, जितने भी केमिस्ट्री के जो कंपाउंड्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनके अंदर मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। तो वो मिनिमम एनर्जी होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। जो कंपाउंड, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, वो कंपाउंड जिसके अंदर एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो अगर मैंने एनर्जी दी तो मतलब एनर्जी उसकी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो स्टेबिलिटी हमारे कम करवानी नहीं है आयनिक कंपाउंड्स की। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारे क्या करना पड़ेगा, लो सब्लिमेशन एनर्जी होनी चाहिए, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, हाई लैटिस एनर्जी, क्योंकि ये दोनों एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है साहब। एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबल होगा कंपाउंड, क्योंकि एनर्जी कम होती जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या होगा, चिल मारेगा। और लोही क्या होनी चाहिए, अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। अब बात कर लेते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन की, जैसे आपका आयनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द आयनिक बॉन्ड, या आयनिक कंपाउंड्स के लिए स्टेबल है, ठीक है ना सर, आयनिक कंपाउंड के लिए स्टेबल है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पहला ऑप्शन, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो NaCl है, नमक है ना, उसको कभी गर्म करना और सोचना कि वो पिघल जाएगा, वो नहीं पिघलेगा। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। अब ये बात ध्यान रखें मेडिकल वाले खास करके, क्योंकि मेडिकल वाले हैं ना जल्दीबाजी के अंदर, उनके पास क्या होता है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं और वो भागते हैं। तो वो क्या होता है, ये नॉट और ऐसी चीजों को क्या होते हैं, वो नजरअंदाज कर जाते हैं। अब वो जो नजरअंदाज होता है ना, वो -1 दे जाता है आप लोगों को। क्या दे जाता है साहब, -1। तो ये गलती नहीं करनी है। अब दूसरा पॉइंट, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बिल्कुल। अब बात करें एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो है ही उसके अंदर। तो आयनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए। तो मतलब आपके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। तो ये तो गलत है, क्योंकि वो क्या होना चाहिए, कंडक्टिव होना चाहिए। लेकिन नहीं, आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो आयंस होते हैं ना, वो फ्रीली मूवेबल नहीं होते हैं। अब जब वो मूव ही नहीं कर पा रहा है एक आयन अपनी जगह से, जब आयन मूव ही नहीं कर पा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करने का मतलब ही नहीं है उसका। आयन को मूव करने के बाद ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब आयन मूव ही नहीं है, फिक्स है अपनी जगह पे, तो आप कैसे बता सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो इंसुलेटर होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है ये। अब बात कर लेते हैं जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना,
मोल्टन स्टेट के अंदर अब बॉन्ड क्या हो गया, टूट गए होंगे, तो आयंस क्या हो गए, फ्री हो गए तो वो मूव करेंगे, मूव होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आ सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है सर, अब बात कर ले, और जो एक्वस स्टेट के अंदर टूट जाते हैं, अलग अलग आयंस हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, जो कि 3 इडियट का आपने देखा है, तो जो सॉल्ट वाटर होता है वो बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि NaCl चार्ज आयन प्रेजेंट है, तो चार्ज आयन प्रेजेंट है, जैसे ही चतुर टॉयलेट करता है उस इलेक्ट्रिसिटी वायर के ऊपर, उसको झटका लगता है ना, वही सीन है साहब। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं जो हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है, जब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो यार ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड अच्छा खासा जुड़ा होगा, तो हार्ड तो है वो चीज। ठीक है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है साहब, अब जब भी आयंस जो आपने NaCl, जो हम कभी रॉ सॉल्ट देखा होगा आपने, रॉक सॉल्ट, उसको क्या करता है, अपन अगर हैमर से मारेंगे ना तो वो टूट जाएगा, बिखर जाता है वो सॉल्ट, तो क्या होता है, ब्रिटल होता है, प्रेशर अप्लाई करने के बाद वो क्या हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं अपन फोर्थ ऑप्शन की, मतलब अभी तक ये जो 3 ऑप्शन आए हैं वो सही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन, दे डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमर्स। अब क्या होता है, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, अब इस पॉइंट को भी एक्सप्लेन करते हैं अपन, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है नेचर के अंदर। मतलब क्या होता है, जो स्टीरियो आइसोमर्स है, क्योंकि वो क्या होता है 3D अरेंजमेंट होता है एटम्स का, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई वो अरेंजमेंट नहीं हो पाता, वो नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, उसका कोई डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है। अब जो कोई भी डायरेक्शनल कैरेक्टर नहीं है, जैसे आप ये मान लीजिए, अपन इसी बात कर लेते हैं, CF4 की बात कर लेते हैं, ये क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसके अंदर क्या है, ये डायरेक्शनल कैरेक्टर ये टेट्राहेड्रल के अंदर आ रहा है, लेकिन आयनिक कंपाउंड्स कभी भी ऐसे नहीं आते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है, दे डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमर्स। अब यार चारों ही आंसर सही है, मतलब चारों ही ऑप्शन सही है, तो आपसे तो पूछा था क्या, नॉट। अब नॉट के लिए जो एक ऑप्शन बचता है वो मैं बना देता हूं। अब वो बनाते हैं कि क्या, जो फिफ्थ ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन है कि जो आयनिक रिएक्शंस होती है ना, आर स्लो इन नेचर। आयनिक जो रिएक्शंस होती है वो स्लो होती है नेचर के अंदर। ऐसा हो सकता है क्या, जब एक लड़का एक लड़की को देखता है तो वो उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। जनरली लड़के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पुराने ओल्ड एज जो स्टूडेंट्स होते थे कॉलेज के, वो क्या करते थे, वो वेट करते रहते थे, लड़की के पीछे जाते रहते थे, लड़की के कॉलेज के बाहर बैठे हुए और वो जैसे ही आएगी उसके पीछे चलते रहेंगे। तो वो क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब लड़की को देख के यार दिल धड़कता है ना सबके। वैसे ही आयंस क्या होते हैं, जब एक दूसरे को देखते हैं ना तो वो धड़कता है साहब, उनका और तेज धड़कता है, वो एक दूसरे के पीछे भागते हैं यार जुड़ जाए, हम कैसे ही जुड़ जाए बस। वो क्या होते हैं, जो आयनिक रिएक्शंस होती है वो कभी भी स्लो नहीं हो सकती। तो मतलब ये जो है स्लो नहीं हो सकती है। ठीक है साहब, जब स्लो नहीं हो सकती है तो ऑप्शन नंबर 5 आ चुका है आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको। ठीक है, अब आगे डील करेंगे यहाँ पर दूसरे टॉपिक के साथ। तो बच्चों आगे के टॉपिक से बढ़ने से पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपका देखते हैं कि आप तुक्का अच्छे मार पाते हैं कि नहीं मार पाते, क्योंकि ये तुक्के के बिना आप लोग तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन इन वाटर। ये क्या है, कंडक्टिंग है। ठीक है साहब, अब कौन सा ऐसा कंपाउंड है इनके अंदर जो पानी में घुल के, पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयनिक कंडक्टिविटी को वो ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं अपन ब्लू विट्रोल, इंडियन सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर एंड अल्कोहल। अब आपको तो दे दिए 4 ऑप्शन, क्वेश्चन पूछ लिए, अब कौन बता पाएगा साहब। कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए आप लोगों को। अब स्ट्रक्चर पता होने के लिए आपको नाम पता होना चाहिए, यार ये नाम पढ़े हुए तो होने चाहिए। आपको ये सब नाम मिलेंगे एनसीईआरटी के अंदर, और मैं इन सबको एक पेज के ऊपर आपको एक दिन पूरा लिखवा दूंगा। ठीक है साहब, तो अब बात कर लेते हैं अपन ब्लू विट्रोल होता क्या है। जो ब्लू विट्रोल होता है वो CuSO4.5H2O। जैसे ये डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर, Cu+2 और SO4-2 आयंस में टूट गया। आयंस में टूटते ही पानी के अंदर आयंस में टूटा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो अभी बताया था चतुर का एग्जाम्पल, 3 इडियट्स सभी बच्चों ने देखी, आई थिंक सो। ठीक है साहब,
अब इंडियन सॉल्टपीटर, अब इंडियन सॉल्टपीटर की मैं बात करूं तो वो क्या होता है अपना KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को बोला जाता है, और जो चिली सॉल्टपीटर है वो होता है NaNO3 को। चिली सॉल्टपीटर हो गया NaNO3 और इंडियन सॉल्टपीटर हो गया अपना KNO3। ठीक है साहब, अब बात कर लेते हैं, जब इन दोनों को डिसॉल्व करूंगा तो ये K प्लस और NO3 माइनस के अंदर टूटेंगे, NO3 माइनस में टूटा। ठीक है साहब, तो ये तीन ऑप्शन तो खत्म हो गए अपने, बचा कौन सा, एल्कोहल। एल्कोहल वाटर के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, डिसॉल्व हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कि एल्कोहल के अंदर पानी मिला है कि पानी के अंदर एल्कोहल मिला है, पता तो लग जाता है, पीने वाले पे डिपेंड करता है। अब जो पीता है उसको तो पता लग ही गया होगा साहब। आप बच्चों आपको नहीं पीना है, ठीक है, और कभी भी नहीं पीनी है, गलत बातें होती है। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं अपन एक जनरल लाइन की। तो बच्चों आज लास्ट टॉपिक जो आज कवर करने वाले हैं वो है कि क्या जो हमारे जो जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टिव होते हैं, मतलब कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, मतलब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देंगे। लेकिन अब ऐसी तो कोई चीज बनी नहीं है इनऑर्गेनिक में जिसका एक्सेप्शन ना हो, तो अब बात कर लेते हैं अपन थोड़े से एक्सेप्शन की, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हुए भी क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी। अब बात कर लेते हैं अपन बच्चों क्या, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट शो कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, इन मॉल्टन स्टेट और इन द एक्वस स्टेट, मतलब तीनों के अंदर शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है साहब, लेकिन क्या हमारा AlCl3, हमारा एसिड, हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, अब जो ग्रेफाइट है हमारा, जो ग्रेफाइट होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और जो ग्रेफाइट के जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है ना बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कार्बन डायमंड है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन की अपन बात करें वो होती है sp3, लेकिन जो ग्रेफाइट का कार्बन है उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2। बच्चों बात ध्यान रखेंगे अपन, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp2 रहेगी। अब बात कर लेते हैं, इसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कंडक्टिविटी शो करता है। और बात कर लेते हैं अपन फुल रिंग की, ये क्या है, जो ग्रेफाइट, फुल रिंग और क्या अपना डायमंड, ये क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स है। क्या बच्चों, कार्बन के एलोट्रॉप्स है। तो बात करें अपन फुल रिंग, फुल रिंग क्या होता है, हमने फुटबॉल देखी अपनी, जो फुटबॉल होती है वैसा ही शेप होता है इसका फुल रिंग का, C60 को बकमिलिस्टर फुल रिंग कहा जाता है, साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया था ये। और इसके अंदर क्या होता है, 5 मेंबर रिंग होती है और 6 मेंबर रिंग होती है कार्बन की, सिंपल। तो बात कर लेते हैं ये सारे के सारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है ये क्या शो करते हैं, कंडक्टिविटी। सो बच्चों आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और आप लोगों से एक ही निवेदन है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय।